Assalamu alaikum students. This is your online classes from Aisha Bhavani College, second year physics, same textbook, chapter 14 numericals. The numerical topic is Faraday law. Yesterday I solved the numerical from your second year physics book, page number 133, example 7, 14.7. So this numerical is also related to the 14.7 and it is from 1993 year. So let's start this numericals. First of all, we write down their data. These are the formulas of the Faraday law. EMF is equals to Faraday law. Induced EMF is equals to minus negative sign shows the Lenz law. N is the number of turns in a coil, and del phi is represent the magnetic flux, and del T is the time. And what is the magnetic flux formula? Area into magnetic field. Clear हो गया? So start the numerical. A coil having an area, एक कॉइल है जिसका एरिया कितना है? एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल 0.05 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर जो है वो किसकी यूनिट होती है? एरिया की. इसलिए इसका मतलब है हमें क्या दिया गया है? एरिया ऑफ अ कॉइल A is equals to 0.05 मीटर स्क्वायर. क्लियर हो गया? एंड नंबर ऑफ टर्न्स 100 इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. कॉइल के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है? 100. और टर्न्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल N से, इसलिए हमने लिखा 100 टर्न्स इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शंस कैसे जा रही हैं उस कॉइल से होते हुए उस एरिया, यानी कॉइल के जो एरिया है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड की जो इंडक्शंस यानी लाइंस जो हैं वो कैसे जा रही हैं? परपेंडिकुलर जा रही है, यानी उस एरिया को चीरती हुई जा रही हैं. लाइक इस तरह से कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये एक कॉइल है, ठीक है, और इसका ये एरिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से परपेंडिकुलर जा रही. ठीक है, तो परपेंडिकुलर जाने की वजह से तो परपेंडिकुलर जा रही हैं और वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दिया गया है? 0.008. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड्स की इंडक्शन, सॉरी मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हुई मैग्नेटिक लाइंस हो गई, यानी P. मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल B, इसलिए हमने लिखा B इज इक्वल्स टू 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर. क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहे हैं? हाउ मच EMF यानी इंड्यूस EMF मालूम करनी है, वो हम पहले ही यहाँ पे लिख लेंगे. हाउ मच EMF विल बी इंड्यूस इन इट इफ द फील्ड, कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0.02 वेबर, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक और आ गई. पहले जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी थी? 8. तो इसको मैं नाम दे देती हूँ इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड. और हाउ मच EMF हमने यहाँ पर लिख लिया कि EMF हम मालूम करनी है. अगर इफ़ द फील्ड इज, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस, तो इसका मतलब है फाइनल रिड्यूस होकर वो कितनी हो जाएगी? 0.02 वेबर में मीटर स्क्वायर इन 1 सेकेंड, यानी आपको टाइम दे दिया गया है del T इज इक्वल्स टू 0.01. आपको याद होगा कि कल की न्यूमेरिकल में वो न्यूमेरिकल भी इसी तरह था जिसमें हमें 2 मैग्नेटिक फ्लक्स दिए गए थे. क्या दिए गए थे? मैग्नेटिक फ्लक्स. इसमें क्या दिए हुए हैं? मैग्नेटिक फील्ड दी गई हैं, और वो भी कौन सी दी गई है? इनिशियल और फाइनल, यानी 2 मैग्नेटिक फील्ड हैं. पहली कितनी है? 0.08 है, वो रिड्यूस हो रही है उसमें से 0.2. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फिर हम कैसे मालूम कर लेंगे?
बी का फार्मूला है ठीक है जी, चेंज नहीं है। यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि इसमें से कितना रिड्यूस के टोटल हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कल क्वेश्चन किया था कि मैम हमें कैसे मालूम होगा कि यहाँ पर हमें ये फार्मूला यूज़ करना है फैराडे लॉ का। अभी तो आप हमें बता रही हैं कि ये फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं, ये फैराडे लॉ से रिलेटेड हैं, इसलिए आप हमें मालूम है कि ये इसमें फैराडे लॉ का ही फार्मूला है। लेकिन अगर लेट्स सपोज ये न्यूमेरिकल आता है एग्ज़ाम में, तो हमें कैसे मालूम होगा कि ये फैराडे लॉ से रिलेट कर रहा है या किससे? देखिए क्लास, सिंपल सी बात है कि ये जो डाटा आपका बनता है ना, ये डाटा बेसिकली आपको बताता है कि ये किससे रिलेटेड कर रहा है। आपने अगर प्रैक्टिस की हुई है न्यूमेरिकल्स की, तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि इंड्यूस ईएमएफ मालूम करने का सबसे पहले किसने फार्मूला जो है वो डिस्कवर किया था? फैराडे लॉ ने। तो इसका मतलब है कि इसमें फैराडे लॉ लगेगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ का न्यूमेरिकल में बात की जा रही है और उसमें फैराडे लॉ नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है अगर उसमें फैराडे लॉ में नहीं लग रहा फार्मूला, या फैराडे लॉ के फार्मूले से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं आ रही, ना नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, ना मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, और ना ही टाइम गिवन है, बस इंड्यूस ईएमएफ मालूम करना है, और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो गिवन है, तो उसके लिए फिर आगे आपके दो टॉपिक्स आ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो वो फिर न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ विद द फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा फैराडे लॉ में मालूम करेंगे आप, कि जब भी आपके पास इंड्यूस ईएमएफ मालूम करना है और उसके साथ आपको क्या क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है और टाइम गिवन है, तो उसका मतलब है कि आपको क्या मालूम करना है? फैराडे लॉ के थ्रू इंड्यूस ईएमएफ मालूम करनी है। क्लियर हो गया? तो ये इसकी पहचान है। आपके डेटा, जो डाटा होता है वो आपको बेसिकली समझाता है, आपको बता रहा होता है, एक गाइडलाइन होती है डाटा। इसीलिए हमारा फोकस होता है स्टूडेंट्स पे कि वो पहले डाटा बनाना सीखें। जब डाटा बनाना आ जाता है ना उनको, तो फिर उनके लिए कोई मसला नहीं होता। फिर वो खुद कैलकुलेशन करके देख के कि इस पर कौन सा फार्मूला फिट हो रहा है, उस पर लगाते हैं और वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपली। इसी तरह से देखिएगा, अब हमारे मालूम क्या करना है? इंड्यूस ईएमएफ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिख देंगे कि इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ईएमएफ इंड्यूस मालूम करने को कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये फैराडे लॉ का फार्मूला यूज़ होगा जो कि हमें गिवन है। नेगेटिव साइन किसको शो करती है? लेंस लॉ को, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ मालूम करने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 100, डेल फाई हमें नहीं गिवन, और डेल टी हमें गिवन है 0.0 सेकंड। देखिए क्लास, यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट करके आ गए हैं, आंसर भी निकाल के बिल्कुल सही आई हैं, और यूनिट्स नहीं लिखी हैं या यूनिट्स गलत लिखी हैं, तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए यूनिट्स का ख़ास ख्याल रखना है आपने। जी क्लास, अब इंड्यूस ईएमएफ मालूम करने के लिए हमें ये चीज़ भी गिवन है और ये भी गिवन है। क्या नहीं है? मैग्नेटिक फ्लक्स। चले जी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या हमने पढ़ा था कि डेल फाई बराबर है, किसके बराबर है भाई? ए डॉट डेल बी के। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला किसके बराबर है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू एरिया इनटू मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा ही है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड जब तक चेंज होगी तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। यही फैराडे लॉ था और यही मैग्नेटिक फ्लक्स है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है।
मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट रहेगी तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू एरिया इनटू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हमें क्या मालूम करना है, डेल बी। हमें डेल बी यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ, देखिएगा जी क्लास बी आई कितना है 0.08 माइनस बी एफ कितना है आपके पास 0.02 जी, माइनस करके इसका आंसर हम निकाल लेंगे। इसका आंसर हमारे पास आया है 0.06 वेबर पर मीटर। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ में मेरे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना आया है 0.06। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू एरिया कितना आपके पास था गिवन, सबसे ऊपर देखिए हमें गिवन था 0.05 और मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दिया हुआ है आपको 0.06। तो इसका आंसर जल्दी से निकाल कर मुझे बताएं आप लोग कि इसका आंसर क्या आ रहा है। मेरे पास कैलकुलेटर में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.03 वेबर। हमेशा याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर है और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मालूम हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम अपने इस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, पुट मैग्नेटिक फ्लक्स इन, मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, इन इक्वेशन 1 इंड्यूस ईएमएफ इजिकल्स टू माइनस एन कितना आपको गिवन था 100 टर्न्स, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 100 और फ्लक्स कितना आपने मालूम किया है 0.03 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपको कितना गिवन है 0.01 0.01। ये आपके पास टोटल आपके पास जो आएगी मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी इंड्यूस ईएमएफ वो -30 वोल्ट आएगी। क्या आएगी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन हमें लेंस लॉ को शो कर रही है। दिस इज योर आंसर सिंपली। इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब इसका आपको होमवर्क दे रही हूँ कि अपने 5 ईयर में इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे ग्रुप में डिस्कस करिएगा, ठीक है क्लास। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। हेडिंग डाल लें सेल्फ इंडक्शन की, ठीक है। लिखिए डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन लिखिए ज़रा क्लास। जी क्लास, हेडिंग डाल ली आप लोगों ने सेल्फ इंडक्शंस यानी खुद से क्रिएट करना ईएमएफ। सेल्फ इंडक्शंस यानी खुद से ईएमएफ को इंड्यूस करना। अ फिनोमिनन इन विच आ चेंजिंग करंट, a phenomenon in which a changing current in a coil induce an EMF in itself is called induction। यानी फेराडे लॉ में जो इंड्यूस हो रही थी EMF खुद से हो रही थी, ऐसा ही है कि चेंजिंग करंट हो रहा था और करंट चेंज हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो रहा था तो क्या हो रहा था, इंड्यूस ईएमएफ हो रही थी। वो इंड्यूस ईएमएफ जो खुद से प्रोड्यूस हो रही थी उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, इंडक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ द ईएमएफ अपोज द चेंज that has induced it and it is therefore known as the back EMF। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, लेंस लॉ ने क्या कहा था कि जो इंड्यूस ईएमएफ हो रही होती है वो क्या करती है, अपने सोर्स यानी जो मैग्नेट है उसी को अपोज कर रही होती है। तो उस वक्त जाहिर है जब उससे मैग्नेट दूर जा रहा है तो उसमें फिर इंड्यूस ईएमएफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो सोर्स है वो मैग्नेट है। और जब वो मैग्नेट ही उसके पास नहीं है तो फिर वो इंड्यूस ईएमएफ कहाँ से आ रही है, तो वो यहाँ पर
यहाँ इस पॉइंट पर जो बैक ईएमएफ हो रही है अपने सोर्स को अपोज करने की वजह से जो करंट में चेंज आ रहा है, उस चेंज की वजह से दोबारा से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। वो ईएमएफ, वो प्रोसेस, वो फिनोमिनन क्या कहलाता है? सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, ये था सेल्फ इंडक्शन। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। द एबिलिटी ऑफ अ कॉइल to produce back EMF is called self inductance। किसी भी कॉइल में प्रोड्यूस हो रही हो बैक EMF, दोबारा से EMF खुद से प्रोड्यूस हो रही हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस करवाया था मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये बिल्कुल वही प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ईएमएफ को दोबारा से इंड्यूस करता है। ठीक है, सैम्बल सर्किट, सैम्बल सर्किट में जो है सेल्फ इंडक्टेंस की जो सैम्बल होती है वो इस तरह से होती है, इस कॉइल की तरह। आपको मैंने सोलेनाइड पढ़ाया था, याद आया? कुछ इस तरह से सोलेनाइड की डायग्राम थी। ये सोलेनाइड शेप है ना कॉइल की। तो बेसिकली ये जो सैम्बल है ये बिल्कुल किसकी तरह होती है? सोलेनाइड की तरह होती है। अ डिवाइस यूज्ड इन अ सर्किट टू प्रोड्यूस बैक ईएमएफ इज कॉल्ड एन इंडक्टर रिप्रेजेंटेड बाय दिस शेप। यानी ऐसे डिवाइस में, सर्किट में एक ऐसी डिवाइस को यूज़ किया जाता है जो कि प्रोड्यूस कर रही होती है ईएमएफ, उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। और उसकी सैम्बल ये है विच रिसेंबल द शेप ऑफ सोलेनाइड। क्लियर हो गया? Mathematical expression: the induced EMF in a coil is directly proportional to the rate of change of current in it। Mathematical expression क्या था कि हमने पढ़ा था कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन करंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ टाइम। तो ये बेसिकली मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा गया है। ये जो लाइन है बेसिकली यही लाइन लिखी हुई है मैथमेटिकली। द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम इज कॉल्ड द इंडक्शन। जब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो उसकी जगह कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट जब हटेगा तो उसकी जगह क्या आ गया? एल। Induced EMF is equals to minus L del I upon del T, where L is a constant called self inductance। ये जो L है ये क्या कहलाता है? सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। द नेगेटिव साइन इज इन अकॉर्डेंस विद द लेंस लॉ, यानी ये नेगेटिव साइन यहाँ पर भी लेंस लॉ को ही शो कर रही है। ठीक है, इसकी यूनिट हमें क्या मालूम करना है? सेल्फ। चले मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, वी नो दैट द induced EMF is directly proportional to the negative sign shows the Lenz law। rate of change of current in time। जब हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाता है तो इज इक्वल आता है और इसकी जगह हमारे पास क्या आता है? कांस्टेंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट एल। नेगेटिव साइन वैसे ही आएगी और ये हमारे पास आ गया डेल आई अपॉन डेल टी। एल इज कांस्टेंट एंड इट्स कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा? हमें क्या मालूम करनी है? सेल्फ इंडक्टेंस। एल यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ गया तो हमारे पास ये ई इसकी जगह पे चला गया। ठीक है, ये देखिएगा ई वहाँ चला जाएगा, एल यहाँ आ गया, ई वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास
डेल आई अपॉन डेल टी, और ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन क्या आ जाएगा, ई डेल टी अपॉन डेल आई। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या आ गया, L इज इक्वल्स टू इंड्यूस ई एम एफ, रेट ऑफ टाइम एंड चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज इन करंट। ठीक है, अब इसकी हम यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट देखिएगा, इंड्यूस ई एम एफ, इंड्यूस ई की जो है वो क्या होती है हमारे पास यूनिट, वोल्ट, और टाइम की सेकंड, और ये हमारे पास कितनी है करंट की एम्पेयर। ये तमाम चीज़ किसके बराबर होती है, हेनरी, जो कि खुद एक साइंसदान थे और उनके ही नाम पर ये यूनिट रखी गई थी। क्लियर हो गया। सो हेनरी is the unit of self inductance। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ये था सेल्फ इंडक्टेंस। अब दूसरा टॉपिक इसका है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है, उसमें भी किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज है उसके अंदर। उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इंडक्टर्स की बात की गई है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है क्लास। इंशाल्लाह कल फिर स्टार्ट करेंगे क्लास। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। कल म्यूचुअल इंडक्टेंस टॉपिक के साथ इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।